तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस बार हम ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर की स्टडी करेंगे। हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को डेली एक साथ करेंगे ताकि बोर्ड से पहले एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर कर सकें। प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं करा। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखो बच्चों, यहाँ पर ना आप कंफ्यूज मत होना, इंडस्ट्रीज़ के नहीं पूछ रहा, रीज़न के पूछ रहा है। ठीक है, तो रीज़न के फीचर्स में सबसे पहला फीचर ये होता है कि ऐसे रीज़न जहाँ पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली जो वर्किंग प्रपोर्शन होता है वो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट या जो अबंडेंट लैंड जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन तो कॉमन होता है यहाँ पर। फिर आते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर जैसे ही लिखना है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में लिखेंगे तो टर्शरी एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जहाँ पर सर्विस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अदर देन एनी टेंजेबल प्रोडक्ट, किसी ऐसी चीज़ जिसको छुआ देखा जा सकता है उसकी जगह पर हम यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, होटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, टीचर्स यानी लॉयर हो गए, बार्बर हो गए, कॉबलर्स हो गए, सब टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट है। फिर हमसे पूछ रहा है कि रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसी ट्रेडिंग जहाँ पर हम डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान बेचते हैं उसे रिटेल ट्रेडिंग बोलते हैं, और जहाँ पर हम बल्क में सामान रिटेलर्स को बेचते हैं यानी रिटेल ट्रेडर्स को बेचते हैं उसे हम होलसेल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स में क्या डिफरेंस है। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब हुआ एक ही दुकान जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको कपड़े मिलेंगे, यहाँ पर आपको शूज़ मिलेंगे या बर्तन मिलेंगे, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो ये कहलाएगी डिपार्टमेंटल स्टोर। जबकि ऐसी दुकान जैसे यहाँ पर मान के चलो ये एक शहर है, यहाँ पर हम शहर के एक हिस्से में यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर हम गिफ्ट्स बेच रहे हैं, यहाँ एक दुकान है यहाँ पर हम गिफ्ट्स बेच रहे हैं, और हमारी ही एक दुकान शहर के दूसरे कोने में यहाँ पर हम गिफ्ट्स बेच रहे हैं, तो ये कहलाएंगी चेन स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत वैरायटी की कमोडिटीज़ मिलती हैं, चेन स्टोर्स में एक ही जैसा सामान मिलता है। देखिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आइए, सोर्स को मत रीड करिए, क्वेश्चन पर आइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देना। फिर कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन होती है, इसको समझाना है सूटेबल एग्जांपल से। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कम वैल्यू की चीज़ को ज़्यादा वैल्यू की चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल, दूध जो कि 40 रुपये लीटर है को आइसक्रीम जो कि 150 रुपये लीटर में है उसमें कन्वर्ट करते हैं, इसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। 2 इंडस्ट्रीज़ बतानी है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ना कि कोई गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है, एक तो हो गई टूरिज़्म, दूसरी हो गई एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी है। सेक्शन सी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड एंड टूरिज्म में। 3 सूटेबल आर्गूमेंट्स देने हैं। तो पहला आर्गूमेंट कि जो रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट बनाते हैं जिसकी मदद से इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं। दूसरा आर्गूमेंट, जो रोड्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ के बीच में लिंकिंग पॉसिबल हो पाती है ईजीली, और जो प्रोडक्शन की स्पीड होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। टूरिज़्म, हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ईजीली ऐसी जगहों तक जा सकते हैं जहाँ पर सीनिक ब्यूटी वगैरह होती है जिससे टूरिज़्म बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैटेलाइट और कंप्यूटर्स ने रेवोल्यूशनरी चेंज किया है प्रेजेंट लाइफ में। इसके बारे में 3 एग्जाम्पल समझाने हैं। तो सैटेलाइट और कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज किया है, इसको 3 एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि आज के समय पे जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन है, यानी हम मैसेज भेज रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, वो सब सैटेलाइट की मदद से होता है। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर्स पर, और सैटेलाइट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत कम टाइम में भेज सकते हैं। तीसरी चीज़, इंटरनेट, जो साइबर स्पेस है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट वो भी सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा जीपीएस में सैटेलाइट और कंप्यूटर ने हमें काफ़ी मदद करी है, जिससे हम अब एक ही जगह पर बैठे हुए दूसरी जगह दुनिया के किसी भी जगह के बारे में देख और जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें बताना है रोल क्या है रोड्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, इजी क्वेश्चन। सेक्शन डी की तरफ जाते हैं। 5 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क जैसे ही आंसर होने चाहिए। कह रहा है कि क्वाटरनरी सर्विस टर्शरी सर्विसेज से अलग कैसे हैं। 3 रीज़न देने हैं कि डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में सर्विसेज तेज़ी से ग्रो हो रही है।
क्वाटरनरी देखिए टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विस एक्टिविटीज़ आती हैं, सर्विस सेक्टर आता है, जबकि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का लेना देना नॉलेज बेसिस है, ठीक है, नॉलेज या स्किल्स है। टर्शरी एक्टिविटी का एग्जांपल है जैसे ई रिक्शा ड्राइवर हो गया, वो ट्रांसपोर्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोई व्यक्ति हो गया, बार्बर वगैरह हो गए, टर्शरी एक्टिविटी। क्वाटरनरी का एग्जांपल हो जाएगा जो नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर एजुकेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर कह रहा है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में टर्शरी सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से क्यों ग्रो हो रहा है। 3 हमें एग्जांपल्स देने हैं, 3 रीज़न देने हैं। तो पहला रीज़न ये है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कई तरीके की सर्विस एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ी है, जैसे कि वहाँ पर रियल एस्टेट बढ़ा है ना, मेडिकल नहीं, अभी टूरिज़्म को तो दूसरा पॉइंट बना सकते हैं। तो इस सब की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, तेज़ी से सर्विस सेक्टर ग्रो करा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करा। दूसरा, मेडिकल टूरिज़्म और टूरिज़्म ने भी टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तीसरे रीज़न की बात करते हैं तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है, या अब मान के चलो हम डेवलप कंट्री लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, या वहाँ पर लोगों के पास मान के चलो इनकम, लेवल ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है ना, लोगों ने पैसा बहुत कमा लिया, तो लोगों ने पैसा कमाया तो लीजर एक्टिविटी के रूप में लोग अलग अलग तरीके की सर्विसेज चाहते हैं, ठीक है, इसलिए भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से सर्विसेज बढ़ती हैं। और एक रीज़न ये हो सकता था जहाँ पर मान के चलो रिसोर्सेज कम है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ना लगा कर वहाँ पे सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी वगैरह हो गई। आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि जो प्लास्टिक बैग्स है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है डिग्रेडेशन में, इसको सूटेबल रीजंस के साथ बताना है। तो प्लास्टिक बैग्स हकीकत में हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। इसके रीज़न क्या है? पहला रीज़न, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डिकम्पोज बहुत लंबे टाइम में होते हैं। दूसरा रीज़न, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं अगर हम उन्हें ज़मीन के नीचे दबाएंगे तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। तीसरा रीज़न, अगर प्लास्टिक बैग्स को जला देंगे तो इससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेंगी या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देंगी। चौथा इफेक्ट, कई जानवर होते हैं जो पन्नी को खा लेते हैं, प्लास्टिक बैग्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस रुक जाती है, कईयों की मौत भी हो जाती है। और पाँचवें रीज़न अगर हम बात करें तो हमारी जो फूड्स वगैरह होते हैं, जो गर्म फूड्स होते हैं जिन्हें हम प्लास्टिक बैग्स में रखते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जो फूड्स होते हैं वो सब के सब स्पॉइल हो जाते हैं और उनका हमारी हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। अगला है डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट हैज़ बीन सीरियस प्रॉब्लम। जो अर्बन वेस्ट है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसको सूटेबल एग्जांपल की मदद से बताना है। तो बिल्कुल सही बात है, अर्बन वेस्ट क्योंकि घरों से निकलने वाला टनों कूड़ा होता है उसे जलाया जाता है, तो जब वो जलाया जाएगा तो इन्वायरमेंटल मतलब पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। घरों से निकलने वाला जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको फ्रेश वाटर सोर्सेज में डाल दिया जाता है नालों के थ्रू, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। शहरों में जहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएँ से। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को पानी में मिला दें तो इससे क्या होता है, पानी पॉल्यूट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में जहाँ पर स्लम्स एरियाज़ होते हैं वहाँ वाटर लॉगिंग वगैरह होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह भिनकती हैं, जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट अपॉन द मीजर्स। देखिए कह रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसी कमांड एरिया में हमें बढ़ावा देना है जहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है। इसमें इंदिरा गांधी जो राजस्थान में कैनाल है उसका कमांड एरिया के रिगार्डिंग हमें बताना है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हमें जो कमांड एरिया प्रोग्राम है या कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, CADP कहते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़, शेल्टर बेल्ट्स वगैरह का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। तीसरी चीज़, ऐसी क्रॉप्स का यूज़ नहीं करना जहाँ पर इंटेंसिव इरीगेशन की ज़रूरत हो। चौथी चीज़, हमें वहाँ पर सैलिनिटी, जो सॉइल सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम का परमानेंट सेटलमेंट करना चाहिए। पाँचवीं चीज़, हाँ, जो वाटर शेड मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिक्स्थ, अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट बनाना चाहो तो सोशल अवेयरनेस वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है मैप क्वेश्चन। मैप पे जाते हैं। देखिए मैप में हमसे दे रखा है इन 6 में से कोई 5 मैप्स हमें बताने हैं। जैसे आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो आयरन ओर माइन है वो कौन सी है? देखिए बच्चों, मैं मैप को बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बैलाडेला मिलेगी, ठीक है, बैलाडेला। इसके बाद बैलाडेला के बाद हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है, देखिए ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश, मैं पहले आंसर बता देता हूँ, मथुरा है। लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल माइन, ठीक है, जो सबसे बड़ी कोल माइन है वो नेवेली तमिलनाडु में है। ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट की तरफ है तो वो सिलचर है।
सदर्न मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, साउथ की सबसे बड़ी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आती है वो चेन्नई है, और ओल्डेस्ट कॉपर माइन राजस्थान में है। ठीक है, मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताता हूँ 6 के 6। देखिए ये पहला पॉइंट हो गया वेलाडेला। ठीक है, अभी हम वेलाडेला की बात करेंगे कि वेलाडेला कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा वेलाडेला। यहाँ पर है मथुरा, यूपी की ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पर है सिलचर, असम में। ठीक है, सिलचर। यहाँ पर है खेतरी, राजस्थान में। अब 2 साउथ के थे, वो 2 रह गए हैं, उन दोनों को देखते हैं। ये नेवेली यहाँ पर ऊपर, और चेन्नई भी यहीं पर है पास में। ठीक है, ये समुद्र के किनारे लगेंगे दोनों, यहाँ पे समुद्र के पास में लगेंगे दोनों, नेवेली और चेन्नई। ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपको इजी तरीके से आंसर्स क्लियर हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको आंसर एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपके आउट ऑफ मार्क्स आएँ 35 आउट ऑफ 35 आएँ, तो प्लीज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस घर पे ज़रूर करिएगा। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैं क्या, भगवान भी आ जाए, वो आपको फुल मार्क्स नहीं दिलवा सकते। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।